अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमास और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिकर। आज हम क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड कुछ अहम खबरों को डिस्कस करेंगे। साथ में देखेंगे कि मार्केट ओवरऑल अपने आप को किस हिसाब से एडजस्ट करती है फेड इंटरेस्ट रेट के अनाउंसमेंट, साथ में यूएस इलेक्शन के हिसाब से, और आज के दिन कैसी ओपनिंग हुई, क्या सिनेरियोज रहे, आज इन तमाम चीज़ों को जो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें नजर आता है डॉज कॉइन टोकन प्राइस ट्रिपल इन 7 डेज। इससे थोड़ा सा मोहतात रहिएगा क्योंकि डॉज कॉइन जो है वो बाय द रिवर सेल द न्यूज़ वाली सिचुएशन होती है। डॉज कॉइन खबर पे जो पंप करता है, लेकिन अगर कोई एक्चुअल डेवलपमेंट डॉज कॉइन में होती है तो फिर उस डेवलपमेंट के हिसाब से डॉज कॉइन को पंप करना काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किल रहता है। ऑल्दो कि खबर होगी, र्यूमर होगा, इस किस्म की हाइप क्रिएट होगी तो डॉज कॉइन में ज़रूर जो है वो पंप हमें देखने को मिलता है, लेकिन कोई एक्चुअल यूज़ केस होता है तो फिर उस हिसाब से डॉज परफॉर्म नहीं करता है। अब यहाँ पे देखें तो पॉलीगॉन बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज क्विक स्वैप लॉसेस टू $220K इन फ्लैश लोन एक्सपर्ट। अब जितने भी स्वैप हैं या जितने भी लोन ऐप्स हैं उनसे थोड़ा सा मोहतात रहने से पहले मल्टीपल एक्सप्लॉइट जो होते जा रहे हैं। जब से रशिया यूक्रेन की जो है वो जंग शुरू हुई तब से मैंने खुद भी आपके साथ जो काफ़ी सारी चीज़ों को जो डिस्कस किया इन तमाम स्वैप से रिलेटेड और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम से रिलेटेड, जिस हिसाब से रशिया यूक्रेन की जंग के बाद जो रशिया के ऊपर पाबंदी लगी और फिर ये तमाम सिस्टम जो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम हमें टाइम टू टाइम जो कोलैप्स होता हुआ नजर आया, जिसमें टेरर लूना का सबसे बड़ा कोलैप्स हमें देखने को नजर आता है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, बिटकॉइन राइजिंग कोरिलेशन विद गोल्ड इंडिकेट्स इन्वेस्टर्स सी इट इज़ अ सेफ हेवन। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप डॉलर आपका जो है वो यूज़लेस हो जाएगा या लोग जो है वो किसी और कम्युनिटी में जो है वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो सबसे पहले वो गोल्ड देखेंगे, इसी के साथ जो है वो बिटकॉइन देखेंगे। इस चीज़ को जो है वो रियल क्यूरियोसिटी जो है उनका ये कहना है, द रिच डैड का, और उनका ये कहना है कि वो बिटकॉइन, गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। पीटर स्किफ का ये कहना है कि वो सिर्फ जो है वो गोल्ड और सिल्वर में जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये दोनों सिनेरियोज हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इस हिसाब से जो है वो जाहिर सी बात है गोल्ड में जैसे इन्वेस्टमेंट होगी वैसे ही जो है वो बिटकॉइन में भी इन्वेस्टमेंट होगी। तो इस बियर मार्केट में गोल्ड और बिटकॉइन जो है कोरिलेटेड एक तरीके से हमें दिख सकते हैं, लेकिन लार्जर टाइम फ्रेम जो है वो थोड़ा लार्जर होगा। अब ज़रा देख लें, इसको मैंने पहले भी शेयर किया था आपके साथ, फेड इंटरेस्ट रेट जो है वो बॉन्ड मार्केट को जो है वो किसी हिसाब से बहुत ज़्यादा ट्रबल कर सकता है। इसको जो हम तकरीबन जून से शेयर आउट करें, लेकिन बॉन्ड मार्केट ने अपने आप को संभाला हुआ है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा तो किसी न किसी पॉइंट पर आके बॉन्ड मार्केट और रियल एस्टेट मार्केट जो बुरी तरीके से कोलैप्स करेगी। फिर सिचुएशन को कंट्रोल करना यूएस गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रहेगा। प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे आएंगे, फिर नीचे से इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो बाय आउट करेंगे, फिर उनके बाय आउट करने की वजह से मार्केट जो ऊपर जाती हुई नज़र आएगी, स्टेबल होती हुई नज़र आएगी। इससे पहले जैसे 2008 में और इससे पहले भी जो 2018 वगैरह में जो होता हुआ नज़र आया है। अब हमें क्या नज़र आता है यहाँ पे, अगर आप देखें तो क्रिप्टो रिवॉर्ड प्लेटफॉर्म दैट प्रॉमिस 40% एपीएस। अब जाहिर सी बात है जो भी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म आपको सबसे ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है, कहता है कि आप अगर आप 100 रुपये रखेंगे तो हम आपको जो है वो उसके बदले में 40 रुपये देंगे, 10 रुपये देंगे, 20 रुपये देंगे ऑन ईयरली बेसिस। तो उससे थोड़ा सा मोहतात रहा करें, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वो ऑफर करेंगे उतना ज़्यादा लॉस होने का जो खतरा होगा। इससे पहले ये मॉडल कोलैप्स होता हुआ हमें टेरर लूना सिस्टम में जो है वो नज़र आ चुका है। अब दोबारा से ट्राई करना, दोबारा से इसको देखना तो आप काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसी तरीके से राइस फार्म भी एक प्रोजेक्ट था, ऑल्दो कि इस वक्त है या नहीं है मुझे नहीं पता, सही है नहीं कि उसकी प्राइस उस पोजीशन पे है या नहीं। तो राइस फार्म में भी ये था इनिशियली जब वो आए थे, लास्ट आई थिंक 2021 में थे, तो उनका भी जो है वो राउंड अबाउट 100% या 80% APY जो वो ऑफर करते थे, ऑल्दो कि वो हिसाब से चल नहीं सका। और फिर लास्ट टाइम मैंने उनका APY जो देखा तो तकरीबन 3% या 4% के करीब जो जा चुका था। उसके बाद जो प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे आ गई थी राइस फार्म की। नेक्स्ट हमें क्या नजर आता है, पीटर ब्रेंडन BTC विल हिट ऑल टाइम हाई इन 3 ईयर बट फर्स्ट हिट 13K। अब पीटर ब्रेंडन का ये कहना है, एक इंटरव्यू में उनका ये कहना था कि बिटकॉइन जो अपना ऑल टाइम हाई 3 साल में टच करेगा। ऑल टाइम हाई जो जाहिर सी बात है जो भी ऑल टाइम हाई होगा 70,000 से ऊपर होगा। बिटकॉइन का भी इस पोजीशन पे खरीदो, 13,000 पे खरीदो या 19,000 पे खरीदो या 20,000 पे खरीदो, ऑल दो 9,000 पे खरीदो, लेकिन जब आप 3 साल के लिए या 4 साल के लिए उसको होल्ड करोगे तो उसने आपने उसको 30,000 या 40,000 पे सेल आउट नहीं करना, आपको उसको उसके ऑल टाइम हाई पे सेल आउट करना जो कि 70,000 से जो ऊपर होगा। तो रेंज ऊपर ज़्यादा है, नीचे कम है। ज़ाहिर सी बात है जब तक बिटकॉइन इस रेंज में रहता है तो हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, हम DCA के तहत जो अपने नंबर ऑफ कॉइन्स को जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस के तहत जो है वो आप कर सकते हैं। अब जिस पॉइंट से बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई जाना है वो 13,000 का पॉइंट भी हो सकता है, 19,000 का भी हो सकता है, 17,000 का भी हो सकता है। तो इस हवाले से अपना DCA जो है वो मेंटेन रखेंगे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो हो सकेगा। फाइंड दी बॉटम सिचुएशन जो है वो, यानी कि मैं बॉटम फाइंड करूँ, सब कुछ उसी बॉटम पे बाय करूँ, वो सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है। कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन के वाले से ये खबर है। इस खबर का मतलब आप चाहें तो उसको खुद देख लीजिए। इस खबर का मतलब ये है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ही सिर्फ रूल आउट नहीं करेगा क्रिप्टो पे, कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग भी रूल आउट करेगा। ऑल्दो कि कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन का एक केस पहले ही चल रहा है बाइनेंस के अगेंस्ट, इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही है बाइनेंस के BNB कॉइन के अगेंस्ट। नेक्स्ट हमें नजर आता है माइनिंग रिग मैन्युफैक्चर launches 2 new ASIC Bitcoin miners up to 130 टेरा हैश। अब जाहिर सी बात है जिस हिसाब से न्यू माइनिंग मशीन्स आ रही हैं और जितने उनके हैशेस इंक्रीज़ हो रहे हैं
तो ये एक अच्छी सिचुएशन है। लेकिन दूसरी अगर आप इसको देखें डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, माइनिंग कॉस्ट वगैरह के हवाले से देखें, ज़ाहिर सी बात है कि जो नई मशीन्स हैं उनका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा है। सपोज़ दैट कि जो पुरानी मशीन्स है बिटकॉइन की, वो 22,000 या तकरीबन जो है वो $20,000 के राउंड अबाउट जो है वो एक बिटकॉइन माइन करती है, जिनका एक्सपेंस होता है। और जो नई मशीन्स है उनमें जो मिनिमम है वो तकरीबन 12,000 से 16,000 के करीब जो है वो कॉस्ट होती है, जिसमें एक बिटकॉइन जो माइन होता है। अब जितनी नई मशीन्स आएँगी, ज़ाहिर सी बात है उनकी कॉस्ट और नीचे होती जाएगी, 10,000 या 9,000 तक माइनिंग कॉस्ट जो है वो पहुँच जाएगी। तो ज़ाहिर सी बात है फिर बिटकॉइन की प्राइस को भी उस माइनिंग कैपिटुलेशन ज़ोन जो होता है या माइनर्स का जो कैपिटुलेशन ज़ोन होता है, उस ज़ोन तक आने में बिटकॉइन को फिर ईज़ी रहेगा। बिटकॉइन के चांसेस रहेंगे कि बिटकॉइन आ जाए। फिर वो जो माइनिंग कैपिटुलेशन या माइनर्स की जो प्राइस होती है, एवरेज प्राइस होती है, वो जो बिटकॉइन को होल्ड करती है, फिर वो उस हिसाब से होल्ड करती हुई नज़र नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ये, जिस हिसाब से बिटकॉइन माइन्स होते जाएँगे, माइनिंग मशीन ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएँगी, बिटकॉइन की डिफ़िकल्टी भी बढ़ती जाएगी और ये फिर यूज़फुल मशीन्स भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएँगी बिटकॉइन को माइन करने के लिए। नेक्स्ट चीज़ एक और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर क्वांटम कंप्यूटर्स भी इन तमाम चीज़ों में आ गए, तो जब क्वांटम कंप्यूटर्स बिटकॉइन की माइनिंग शुरू कर देंगे, तो ज़ाहिर सी बात है बिटकॉइन का एल्गोरिथम कुछ इस तरीके का है कि जितनी तेज़ी से बिटकॉइन की माइनिंग होगी, बिटकॉइन का जो एडजस्टमेंट पीरियड होता है हैश एल्गोरिथम का, वो जो है वो उस पीरियड के बाद बिटकॉइन अपने आप को उस हैश रेट के हिसाब से मेंटेन करता है। तो हैश रेट और ज़्यादा जो है वो जो उनका एल्गोरिथम होगा बिटकॉइन का, वो जिसको सॉल्व करना होता है माइनिंग रिग ने, वो जो है वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो अगर क्वांटम कंप्यूटर्स वगैरह आ जाते हैं, फिर सिचुएशन और ज़्यादा जो है आपको इंटरेस्टिंग, थ्रिलिंग नज़र आएगी। काफ़ी बड़े-बड़े हैशेज़ हुआ करेंगे और फिर जो बिटकॉइन की माइनिंग उस हिसाब से एक्सपेंसिव और डिफ़िकल्ट भी होती जाएगी। अब ओवरऑल क्रिप्टो क्या है, थोड़ा-सा वो मैं आपके साथ जो शेयर करता चलूँ, थोड़ी-सी 1-2 स्लाइड के आगे वो भी मैं शेयर करता हूँ। फिर इन दोनों को कंक्लूड करने में आपको आसानी होगी। नेक्स्ट हमें क्या नज़र आता है, स्टेबल कॉइन यूज्ड टू फाइट डिवैल्यूएशन एंड इन्फ्लेशन। कुछ ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे जो है वो स्टेबल कॉइन अब यूज़ होना शुरू हो चुके हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है इससे पहले इन्फ्लेशन वगैरह होती थी तो लोग डॉलर खरीद लेते थे। अब ईज़ी है कि स्टेबल कॉइन में आप जो है वो अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर लें, वहाँ से जो है वो फिर आपको जो भी उसका यूज़ करना है कर लें। ऑल्दो कि स्टेबल कॉइन मेनली अगर यूज़ होते थे, वो यूज़ होते थे क्रिप्टो बाय और सेल आउट करने के लिए। अब स्टेबल कॉइन अगर इस चीज़ में भी यूज़ होने लग गए, तो फिर स्टेबल कॉइन के हवाले से आपको रेगुलेशन भी नज़र आएगी और स्टेबल कॉइन के हवाले से कुछ फ्लक्चुएशन भी क्रिप्टो मार्केट में देखने को नज़र आएगी। इसी के साथ एक और खबर को देख लें। इससे पहले हमने आपके साथ इसको भी शेयर आउट किया था कि रशियन पार्लियामेंट ने जो रिजेक्ट कर दिया माइनिंग बिल को और वो न्यू ड्राफ्ट जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑल्दो कि रेगुलेशन वगैरह के हवाले से तमाम चीज़ें चलती रहेंगी। यूएसए में भी जब क्रिप्टो रेगुलेशन होगी तब भी यही चीज़ें नज़र आएंगी और हाईली फ्लक्चुएट मार्केट जो नज़र आएगी। एन अननोन माइनर कमांड्स मोर देन 51% ऑफ BSV हैश पावर कंसेक्यूटिव स्ट्रिंग ऑफ एम्प्टी ब्लॉक्स मेक चेन अनरिलायबल। अब हुआ कुछ इस तरीके से कि एक माइनर ने जो है वो इतना ज़्यादा हैश रेट क्रिएट कर लिया कि BSV जो है बिटकॉइन सैटोशी वर्जन है, उसके जो 50% माइनिंग की जो हैश रेट होती है, हैश पावर होता है, उसको कंट्रोल कर ले। जब कोई भी माइनर 51% कंट्रोल कर लेगा, तो उस क्रिप्टो करेंसी की जो चेन है वो अनस्टेबल हो जाएगी और जो वो उसमें मैनिपुलेशंस हो सकती हैं, तमाम चीज़ हो सकती हैं। एक तरीके से वो क्रिप्टो ही नहीं रहेगी। अब कहने को तो ये बहुत आसान है, बिटकॉइन की माइनिंग इतनी ज़्यादा मुश्किल है कि कोई भी एक बंदा जो है वो बिटकॉइन माइनिंग हैश रेट जो की जनरेशन है 51% तक नहीं ले जा सकता। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, इथेरियम भी जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क में था, तो ज़ाहिर-सी बात है डिफरेंट बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों ने जीपीयू के तहत जो वो इथेरियम की माइनिंग करते थे। तो वो भी जो है वो इथेरियम के हैश रेट को, कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं था जो 20% या 10% भी जो है वो इथेरियम के हैश रेट को कैप्चर कर सके। अब इसके बाद हुआ क्या, जैसे डिफरेंट माइनिंग पूल्स के हैश रेट होते हैं। अब जबकि इथेरियम जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक में चले गए, तो काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें खुद बाइनेंस भी शामिल है, जिनका एक मेजर स्टेक जो है वो नज़र आता है इथेरियम के अंदर, जिसमें वो 10% 20% के करीब, जो कुछ का तो 30% के करीब भी है। और ये जो स्टेक है वो फिर जो है वो इथेरियम को एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम से जो है वो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की जानिब ले जाता है, यानी कि 3, 4 या 5 इंस्टीट्यूशंस के हाथ में जो है वो फिर इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक में नज़र आएगा। और फिर रेगुलेशन वगैरह के हवाले से जो काफ़ी ज़्यादा फेवर किया जाएगा इथेरियम को यूएसए में। और बिटकॉइन जो अपना डिसेंट्रलाइज सिस्टम जिस हिसाब से चलता आ रहा है, जैसे बनाया उस हिसाब से जो चलता आ रहा है, उसमें कोई यानी कि किसी किस्म की जो है वो उसमें हेर-फेर समझ लीजिए या फिर कोई जो है वो डेवलपमेंट वगैरह उस हिसाब से नहीं हुई। जैसे उसका बेसिक एल्गोरिथम था उसी हिसाब से वो माइन होता जा रहा है, चलता जा रहा है, उसमें कोई डिफरेंट चेंजेस वगैरह नहीं है। डोकॉन के हवाले से आपको कुछ दिनों में एक अच्छी खबर देखने को मिलेगी, ये किसी और फिर लोग जो है वो दोबारा से टेरर लूना की जानिब जो है वो अट्रैक्ट होते हुए नज़र आएँगे। एचई जस्टिन को भी फॉलो अप करें, ये भी जो है आने वाले दिनों में कुछ अच्छी खबरें आपको देते हुए नज़र आएँगी, ऑल्दो कि कुछ ये थोड़ा इलेक्शंस वगैरह से चीज़ें हट जाएँगी। ये बिटकॉइन एसवी है, बिटकॉइन सैटोशी वर्जन है, ऑल्दो कि अगर आप देख सकते हैं इससे पहले ये
राउंड अबाउट 419 तक गया, इसके बाद इस वक्त जो है तकरीबन 48 के राउंड अबाउट हमें देखने को मिलता है। स्टेबल कॉइन को देख लें तो स्टेबल कॉइन का जो पैक है वो स्टिल मेंटेन है और काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन है। यूएसडीटी का भी देख लें तो काफ़ी टाइम बाद मेंटेन हुआ था दोबारा से, लेकिन स्टिल जो है अब ये मेंटेन पोजीशन में चल रहा है। राउंड अबाउट तकरीबन 7 दिन जो रह चुके हैं, अब ये जो इस वीक की क्लोजिंग होगी वो तकरीबन जो है वो एक तरीके से मार्केट अपने आप को पहले से एडजस्ट करेगी, जो भी अनाउंसमेंट वगैरह होगी उस हवाले से, और फिर जो तमाम चीज़ें इस हिसाब से चलेंगी। अगर फ्यूचर इंडिसेस देख लें हमें पॉजिटिव नज़र आते हैं, ऑल्दो कि थोड़े बहुत पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव है मेजर इंडिसेस जो है अच्छे खासे गेन के साथ जो है वो क्लोज हुए हैं। अब ओवरऑल इस यूएस स्टॉक का गेन हमें क्रिप्टो में कहाँ नज़र आता है, तो बिटकॉइन का अगर मैक्सिमम प्राइस देखें तो स्टिल हमें 19,000 के करीब नज़र आती है। डेट रिप्रेजेंट के कोई खासा चेंज या इम्पैक्ट जो है बिटकॉइन में नज़र नहीं आया। बिटकॉइन अपना उसी साइडवेज मोशन में जो है वो हमें नज़र आता है इस सिचुएशन के तहत। अगर आप क्रिप्टो बबल को देख लें तो कुछ कॉइन्स हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है, लेकिन वीकली मार्केट कैप के हवाले से देख लें तो कोई भी कॉइन जो परफॉर्म हमें करता हुआ नज़र नहीं आता। बिटकॉइन और इथेरियम स्टिल न्यूट्रल पोजीशन पे, और इनकी न्यूट्रल पोजीशन तकरीबन जो है वो हमें एक हफ्ते से नज़र आती है। 3% से ऊपर का दोनों ने जो गेन नहीं लिया है ना लूज़ किया है। नेक्स्ट हमें नज़र आता है बाय फ्लो में, अगर आप देख लें तो एक कॉइन हमें नज़र आता है BNB आडा डॉट इथेरियम। इस वक्त जो है वो बाय फ्लो में हमें नज़र आते हैं। साथ में इथेरियम में कुछ और इन्वेस्टमेंट ऑन चेन से होती हुई नज़र आती है। साथ में अगर आप देख लें BTC से सेल प्रेशर, हैवी सेल प्रेशर BTC का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग है। इससे पहले अगर हम देखें तो इथेरियम का काफ़ी ज़्यादा सेल प्रेशर हमें देखने को मिलता है। इथेरियम के साथ देख लें APT स्टिल सेल प्रेशर में हमें नज़र आता है। XRP, क्ले, सोलाना और नल्स मैटिक भी जो सेल प्रेशर में है। अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा देख लेते हैं यूएसए में क्या सिचुएशन जो है वो ओवरऑल चल रही है। तो ये वो कुछ सिचुएशन है जहाँ मार्केट ने जो है वो इस रेंज को फॉलो अप किया है। ये वाली जो एक तरह की इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, जो कि इस पोजीशन से रिजेक्शन ली, फिर इस पोजीशन से दोबारा रिजेक्शन ली, फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो इस पोजीशन से रिजेक्शन ली थी। स्टिल जो आप देखें लास्ट आवर में इस पोजीशन से रिजेक्शन ली, ऑल्दो कि यहाँ से नेक्स्ट ओपनिंग में मार्केट रिजेक्ट हो सकती है, लेकिन मार्केट के पास चांसेस हैं कि मार्केट रिकवर करे जब तक जो है वो इस वीक की क्लोजिंग ना हो। 28 को जो है वो मार्केट क्लोज होगी, 28 अक्टूबर को, फिर जो है वो 31 अक्टूबर को मार्केट ओपन होगी, और फिर फर्स्ट को जो है वो आएगा। तो 31 अक्टूबर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा। ये पूरा वीक है मार्केट के पास जो है वो गेन और लूज़ करने के लिए, ऑल्दो कि इसका इम्पैक्ट बिटकॉइन में बिल्कुल भी नहीं आ रहा, जो कि एक फेयर की सिचुएशन है। अगर ये गेन करता है तो बिटकॉइन के हवाले से थोड़ा बहुत गेन जो है वो करना चाहिए। लेकिन फ्यूचर इंडेक्सेस को देख लें शॉर्टर टाइम फ्रेम में, तो फ्यूचर इंडेक्सेस यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो आज के दिन करेक्शन कर सकती है। इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ऑल्दो कि ओवरऑल अगर आप तमाम सिचुएशन को देखें तो ये नज़र आता है कि मार्केट इस पूरे हफ्ते 2 या 3 दिन जो है वो गेन करेगी, लेकिन फ्यूचर इंडेक्सेस का एक साइडवेज मूवमेंट ले लेना, वॉल्यूम का कम हो जाना, यही रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट आज जो है वो करेक्शन कर सकती है। चांसेस हैं कि मार्केट मैनिपुलेट भी हो सकती है। यूएस इलेक्शन के हवाले से दो सिनेरियोस को जो समझ लें। अगर यूएस आज मार्केट या कल मार्केट पंप करती है और फेड इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट होती है, उसके बाद भी मार्केट जो है वो अगर पंप करती है, और जाहिर फिर ये पंप जो है वो हमें राउंड अबाउट 8 नवंबर तक देखने को मिल सकता है, या फिर 8 नवंबर के बाद से भी जो है वो तकरीबन हमें 10 से 20 नवंबर तक देखने को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट जो दिसंबर की जो है वो अनाउंसमेंट होगी फेड इंटरेस्ट रेट की, ज़ाहिर सी बात है वो ज़रूरत से ज़्यादा होगी, क्योंकि तब तक जो है वो इलेक्शन ये जीत चुके होंगे बाइडेन वगैरह, तो उनको जो है वो इतनी ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। तो उसमें ज़ाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, और जिस हवाले से मार्केट पहले ही अपने आप को जो एडजस्ट कर लेगी। 20 नवंबर या 10 नवंबर के राउंड अबाउट बाद से जो मार्केट क्रैश करना जो है वो शुरू कर देगी, और राउंड अबाउट ये 8 नवंबर के बाद भी हो सकता है। तो इस किस्म के सिनेरियोज जो है वो कुछ हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन काफ़ी लॉन्ग टर्म होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जिस टाइम हो रहे होते हैं उस टाइम जो है वो फिर हमें समझ में आ रहा होता है कि ये सिचुएशन हो रही है। लिक्विडेशन को देख लें तो लिक्विडेशन एक्चुअली इतनी ज़्यादा नहीं है, ऑल्दो कि 12,000 से 16,000 थी, आज हमें नज़र आती है तकरीबन लास्ट 24 आवर में 18,000, और ना ही कोई लिक्विडेशन हमें वॉल्यूम नज़र आता है। ये देखें तो ये तमाम सिचुएशन हमें 22 या 20 सितंबर राउंड अबाउट 19 सितंबर ले लें, 19 सितंबर से नज़र आती है कि एक्सचेंजेस को कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है। और क्यों नहीं मिल रहा है, इसकी एक और वजह है कि काफ़ी ज़्यादा BTC एक्सचेंजेस को लेफ्ट आउट कर चुके हैं। तकरीबन 1,33,000 के करीब BTC एक्सचेंजेस से आउट है। अब इतना ज़्यादा BTC एक्सचेंज से आउट होना, जिसमें जो है वो कुछ और एक्सचेंजेस हमें जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ सकती हैं, डिफ़ॉल्ट होती हुई नज़र आ सकती हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर और सिचुएशन बुरी होगी। लार्जर टाइम फ्रेम देख लें तो स्टिल जो है 41 मूविंग एवरेज को डेली टाइम फ्रेम में क्रॉस कर रहा है। एक्सपोनेंशियल 100 मूविंग एवरेज जो साइडवेज मूवमेंट हमें लेता हुआ नज़र आता है, और मार्केट 200 मूविंग एवरेज का इंतज़ार जो है वो करेगी।
अब यहाँ पे थोड़ा-सा देख लें सेलिंग प्रेशर हम देख सकते हैं, सेलिंग प्रेशर हमें कितना ज़्यादा जो है वो मल्टीपल सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है। जैसे ही थोड़ा बहुत भी बाय होता है तो फिर फौरी सेल प्रेशर हमें जो है वो देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर आप वॉल्यूमेट्रिक सिचुएशन देख लें तो वॉल्यूमेट्रिक सिचुएशन भी वही रही और अराउंड सितंबर से वही ये वो कुछ रीजन्स हैं, जहाँ पे जो है वो बिटकॉइन का नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। तकरीबन 19,700 के राउंड अबाउट ये वो यही वो रीजन्स हैं। लेकिन जो है वो उससे ऊपर देख लें तकरीबन 20,000 के करीब क्रिएट करने की कोशिश 19,700 से लेके 20,000 के करीब जो है वो बिटकॉइन का पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नहीं हो रहा। बार-बार इसको रिजेक्शन देखने को मिल रही है। मल्टीपल टाइम और पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है वो तकरीबन हमें इसी रेंज 18,500 से लेकर 19,500 के दरमियान जो है वो नज़र आता है। अब नेक्स्ट थोड़ा-सा और वीकली टाइम फ्रेम में देख लें तो सिचुएशन हम ज़ाहिर-सी बात है इस रेंज से हम आपके साथ राउंड अबाउट इस पोजीशन से वीकली टाइम फ्रेम को डिस्कस कर रहे हैं 300 और 200 मूविंग एवरेज के बीच में। तो स्टिल वही सिचुएशन नज़र आती है। 300 जो मूविंग एवरेज उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के जो बिटकॉइन वीकली टाइम फ्रेम में ट्रैवल आउट कर रहा है। जो इस इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को जो है वो तोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तोड़ेगा तो फिर बहुत बुरी तरीके से जो है वो हमें 600 मूविंग एवरेज वीकली टाइम फ्रेम में भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। ऑर्डर बुक को देख लें तो ऑर्डर बुक उसी तरीके से 10,000 तक पे भी जो है वो है ये तमाम सिचुएशन जून से हमें देखने को मिलती है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में देख लें तो 20,500 तक जो है वो रेजिस्टेंस देखने को मिलती है और 18,301 तक जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलती है अगर इस रेंज से जो है वो ब्रेकआउट करता है ऊपर या नीचे। तो आपकी इन तमाम चीज़ों के बारे में जो भी राय कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिर वक्त तक के लिए इतना ही। फ़िक्र को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमान अल्लाह।